So hello everyone, my name is Ambesh Pandey and I would be teaching you geography. So as we have discussed in previous video that what is the syllabus of geography and what should we study. So I told 5 sections of geography are must that should be studied. So what were the 5 sections that I told? So first one was geomorphology. You have to study geomorphology. The second was climatology. So you have to study climatology, or you can say world climate and Indian climate. Climatology. The third one is oceanography, yeah, oceanic processes. You have to study oceanography. Next is your Indian geography, that you have to study इंडियन ज्योग्राफी. आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है. फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको पढ़ना है मैपिंग. मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का. ये अगर आप पढ़ लेते हैं और आपको लोकेशंस पता होती हैं, सारी चीजें पता होती हैं, सो यू कैन इजिली क्रैक यूपीएससी एग्जाम. तो आपको ये सारी चीजें बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो एक आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा जो आपका सिलेबस होता है वो ये सारी चीजें हैं. तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें एक बार तो कंप्लीट करनी ही करनी है. तो आज जो जिस चीज पर हम फोकस करेंगे वो है हमारा क्लाइमेटिक प्रोसेसेस. सो आई वुड बी डिस्कसिंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट. तो क्लाइमेट को स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. तो आज का फोकस मैंने आपको बता दिया कहाँ रहेगा, क्लाइमेटोलॉजी. तो हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी को. ओके तो जब क्लाइमेटोलॉजी को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जब मैं कहूं कि जो है वो हमारा जो क्लाइमेट है वो जो है वो क्या चीज है, व्हाट इज द क्लाइमेट. सो बेसिकली क्लाइमेट इज सम टोटल ऑफ वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया और ए प्लेस. किसी भी जगह की जो मौसम की दशाएं होती हैं, उनका जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं पूरी मौसम की दशाएं जो होती हैं उनको मिला करके कहीं का भी क्लाइमेट बनता है. तो क्लाइमेट जो है वो, अब मैंने एक क्लाइमेट कहा जलवायु जिसको हिंदी में कहते हैं, और एक मैंने कहा वेदर. तो क्लाइमेट और वेदर, ये जो जलवायु है और ये जो मौसम है, इसके बीच में बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस है. देयर इज बेसिक डिफरेंस. और आप वेदर को समझ करके ही आप क्लाइमेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब वेदर और क्लाइमेट की जब मैं बात करूं तो सीधी सी एकदम सिंपल सी बात है कि आपका ये जो क्लाइमेट है ये जो है बात कर रहा है सम टोटल ऑफ वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस. मतलब किसी भी जगह की जो डे टू डे की कंडीशन होती हैं, अगर वो एक लंबे समय के लिए एक तरीके की रहती हैं तो वो उस जगह का क्लाइमेट होता है. वेदर का मतलब डे टू डे कंडीशंस जो किसी भी प्लेस की हैं. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा यूपीएससी के लिए. आप द हिंदू अप्रोच करते होंगे या इंडियन एक्सप्रेस अप्रोच करते होंगे, हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे जनसत्ता अप्रोच करते होंगे, या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उनमें या न्यूज़ सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे वेदर रिपोर्ट जो है वो रहती है. अब ये वेदर रिपोर्ट क्या है? वेदर रिपोर्ट जो भी प्रेजेंट करता है या करती है वो यही बताती है कि आज मुंबई में टेम्परेचर कितना रहा. टेम्परेचर आज वहाँ का 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा. ह्यूमिडिटी जो है वो 71% रही. क्लाउडीनेस के बारे में वो बताते हैं, बादल इस तरीके से रहे. तो ये सुबह शाम एक दिन या एक हफ्ते तक का ये आप कह सकते हैं जो ये जलवायु दशाएं होती हैं, द क्लाइमेटिक कंडीशंस, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं वेदर. और जब यही जो है वो कंडीशंस जो है वो परसिस्टेंटली एक लंबे समय के लिए एक तरह की मिलती हैं तो वो आपकी हो जाती हैं क्लाइमेट. तो वेदर जो हो सकता है, ये पहली चीज आप ये देखेंगे कि इट इज हाईली वेरिएबल. जो ये मौसम होता है ये हाईली वेरिएबल है. क्या मतलब ये है कि ये चेंज होता रहता है. जैसे सुबह हो सकता है टेम्परेचर 35 डिग्री हो
और शाम को या रात में हो सकता है टेम्परेचर रिड्यूस करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। सो और जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, क्लाउडीनेस चेंज होती है, चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंज होते रहते हैं। तो ये जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं, ये क्या होती हैं, दीज आर हाईली वेरिएबल। अब इसी कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस क्या हो सकता है जो है वो एक लंबे समय के लिए नहीं होती हैं, वेदर की कंडीशन शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब क्लाइमेट के बारे में आप इसी की बात करेंगे तो अगर एक लंबे समय के लिए ऐसी कंडीशन रहती है, मगर अगर मींस अगर कहीं का टेम्परेचर एक लंबे समय के लिए 35 से लेकर के 45 डिग्री तक रह रहा है तो दैट मीन्स दैट इज वार्म काइंड ऑफ क्लाइमेट, वहां पे गर्मी हमेशा रह रही है। या कहीं पे टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री या उससे लेस रह रहा है, मींस यू कैन से 10 टू 20 डिग्री, तो क्या होगा, ये दैट इज कोल्ड काइंड ऑफ क्लाइमेट, ये ठंडा जो है वो यहाँ की जलवायु है। जैसे अगर आप, मैं बात करूं जैसे डे टू डे कंडीशंस की, तो वो वेदर हो गई सुबह शाम, एक दिन एक हफ्ते की। क्लाइमेट की बात करते हैं तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, द इंडिया इज कॉल्ड मॉनसूनल क्लाइमेट। भारत को क्या बोला जाता है, भारत में मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। इंडिया एंजॉयज मॉनसूनल क्लाइमेट, दैट मीन्स द कंडीशंस आर सिमिलर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देखोगे तो सर्दियां होती हैं, विंटर होगी, आप देखोगे समर होंगी, समर के साथ ही रेनी सीजन होता है, बारिश होती है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हर साल होती हैं, ये हर साल ये मौसम जो होते हैं ये देखे जाते हैं, विंटर का मौसम, समर का मौसम और ये बारिश का मौसम। और जब ये एक लंबे समय के लिए होते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है कि ये एक क्लाइमेट है, इंडिया इंजॉयज मॉनसूनल क्लाइमेट। ये सब मिल करके मॉनसून क्लाइमेट जो है वो उसको बनाते हैं। मतलब मॉनसून क्लाइमेट की ये विशेषता है कि उसमें विंटर भी होगी, सर्दियां होंगी, गर्मियां होंगी और उसके साथ साथ जो है वो बारिश होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइमेट और वेदर क्या होते हैं। वेदर सिंपल सा है कि ये डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, इससे ज्यादा ये नहीं होता। बट जो इंटरनेशनल मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि अगर कि 31 ईयर्स के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 31 ईयर्स, इफ द कंडीशंस आर सेम, जो वेदर कंडीशंस हैं आप ये कह सकते हैं वो एक ही तरीके की रह रही है एक लंबे पीरियड के लिए, तो उसको वहां का क्लाइमेट कहा जा सकता है। वर्ल्ड को बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, आपने सुना होगा, जैसे टुंड्रा, टैगा, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट है, मॉनसूनल क्लाइमेट, सेंट लॉरेंस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ऐसे बहुत सारे मतलब क्लाइमेटिक जोन्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है। इन सब चीजों के बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले अब हमने वेदर और क्लाइमेट को देख लिया, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बनाते हैं वेदर और क्लाइमेट को। व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट मेक अप वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसमें मैं बात करूं तो जैसे जो आपका सबसे पहला एलिमेंट है जो वेदर और क्लाइमेट को बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, द फर्स्ट एलिमेंट इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। टेम्परेचर या तापमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, सो टेम्परेचर इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट मेक अप वेदर एंड क्लाइमेट। तो पहला आपका हो गया, द फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर। सेकेंड आपका है प्रेशर। प्रेशर भी जो है वो दूसरा एलिमेंट हो गया। सो फर्स्ट वन इज, आई एम राइटिंग हियर, टेम्परेचर। जो सेकेंड है वो आपका हो गया प्रेशर। जो थर्ड एलिमेंट आपका है, जब टेम्परेचर और प्रेशर को आप देखेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से ही जो है वो आप समझेंगे विंड सिस्टम है। विंड सिस्टम, इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द टेम्परेचर। तो थर्ड हो गया आपका विंड्स। फोर्थ जो आपका एलिमेंट हो गया, द फोर्थ एलिमेंट इज ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो फोर्थ आपका हो गया ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन आपका हो गया। जो फिफ्थ एलिमेंट है आपका वो है क्लाउड्स। आप देख सकते हैं, और पूरी की पूरी जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इन्हीं की एलिमेंट्स के अराउंड घूमती है।
The 5 elements that make up weather and climate are temperature, pressure, winds, humidity and precipitation, and the last one is clouds. तो इन सारी चीजों के अराउंड आपकी घूमती रहती है। टेम्परेचर जो होता है, जहां पे बढ़ता है घटता है, आप देखेंगे जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, अभी आगे मैं आपको ये बताता रहूंगा बार बार, वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। हाई जहां और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कहीं पर विंड्स, जहां पर भी होता है विंड का मूवमेंट होता है। विंड मूवमेंट के कारण से ही क्या होता है कि आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जो है वो प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें होती हैं। हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये पूरे वेदर और क्लाइमेट को बनाते हैं, और इन्हीं से पूरी क्लाइमेटोलॉजी आप ऐसा कह सकते हैं इन्हीं के थ्रू रन होती है। अब हम बात करें जो हमारा एटमॉस्फियर है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फियर। हमारा एटमॉस्फियर जो है वो किन किन मतलब किस तरीके से जो है वो उसका निर्माण हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फियर है दैट इज बेसिकली ए गैसियस इन्वलप। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ, आपको मैं दिखाता हूं, ये समझ लीजिए आप हमारी पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है लेकिन है हमारी ये पृथ्वी, आप इसको समझ सकते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, गैसेस जो है वो फैली हुई हैं हमारी पृथ्वी की तरफ। इधर नॉर्थ पोल है, या आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या हुआ, एक गैसेस का इन्वलप जो है वो है, मतलब चारों तरफ गैसेस हैं, और गैसेस जो हैं वो पृथ्वी से अटैच्ड हैं। द गैसियस इन्वलप इज अटैच्ड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके कारण से ये अटैच है, और ये गैसेस जो है वो अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट हैं। द गैसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, और ये जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे एटमॉस्फेयर में खाली गैसेस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे मैं बात करूं तो पहली तो आपकी हो गई जैसे गैसेस हो गई, फिर दूसरा आपके पर्टिकुलेट मैटर हैं, यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर वो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और फिर जो है वो तीसरी बात करूं मैं तो वाटर वेपर, वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये तीन चीजें हैं जो मिल करके क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को कंपोज करती हैं। ऑल दीज थ्री हैज डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इन द क्लाइमेटिक प्रोसेसेस। इनके अपने गैसेस के, पर्टिकुलेट मैटर के, ठीक है। गैस पर्टिकुलेट मैटर का मतलब जैसे आपके ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, जो धूल मिट्टी होती है, जो राख होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ रही है, तो ये सब जो है वो इसका अपना रोल है। और ये जो वाटर वेपर है इसका अपना रोल है। जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, जलवाष्प का अपना रोल है। जलवाष्प ही जो है वो जिम्मेदार होती है जो है वो बारिश के लिए, और भी ग्लोबल वार्मिंग में इसका वाटर वेपर का रोल है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अभी बात करेंगे। कहा यह जाता है कि हमारी सरफेस से लेकर के 29 किलोमीटर तक लगभग जो है वो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पर चीजें जो सबसे ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं वो लगभग इतनी ऊंचाई तक होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा ये कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, द गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर एंड वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, उनके क्या रोल हैं दैट वी विल सी नाउ। ओके, तो जैसे मैंने सबसे पहले बात किया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो सबसे पहले हैं गैसेस। गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। अब आपको यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो किस रेशियो में हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन, गैसियस कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और किस तरीके से गैसेस जो हैं वो अलग अलग जोन्स में प्रेजेंट हैं। अभी मैं आपको जो है होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं। तो आप सिंपली जो है वो सबसे पहले बात करें, जैसे आपको पता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। आपको पता है टोटल जो गैसियस कंपोजिशन है
उसका लगभग 78% एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैस है सबसे ज्यादा, वो है आपकी नाइट्रोजन। दूसरे नंबर की मैं बात करूं कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के बाद आपकी है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन के बारे में आपने जो है वो बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, जीवनदायिनी गैस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लगभग है आपकी 21%। तो ऑक्सीजन आपकी 21% है। दीज टू गैसेस आर मेजर गैसेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। दीज टू गैसेस आर मेजर गैसेस। मेजर कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट हैं वो यही सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। एंड दीज gases are not variable. First of all, these gases are not variable. मतलब इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स है और इनका रेशियो बदलता नहीं है। उसके बाद जो और सारी गैसेस हैं, मैं अगर आगे बात करूं तो जैसे जो अगली गैस है वो है आर्गन। आर्गन हमारी गैस है। आर्गन जो है वो 0.9% है। आर्गन इज अराउंड 0.9% इन द टोटल कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। और जो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका कंपोजिशन, जिसका परसेंट लगातार बढ़ रहा है, सो इट इज अराउंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर आपकी नियॉन है, फिर बहुत सारी गैसेस हैं, नियॉन है, ओजोन 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 है आपकी, ये आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है, मीथेन है, ऐसी बहुत सारी, हीलियम है। ये सारी गैसेस जो है वो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब इसमें से अगर मैं बात करूं इन गैसेस का रोल क्या है, तो ओजोन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। ओजोन होल के बारे में आपने सुना होगा, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन? तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसे हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन? दैट मीन्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर is actually captured by some bacteria present in the leguminous plants and it is restored, it is stored in the soil. इसको मिट्टी में क्या किया जाता है कि जो ये नाइट्रोजन है, ये बहुत सारे लेग्यूमिनस, या आप कह सकते हैं जो दाल वाले पौधे हैं, उनके द्वारा ये कैप्चर करके उनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी में पहुंचा दी जाती है। और इस तरीके से ये मिट्टी में जा करके मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब नाइट्रोजन मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे जिम्मेदार या सबसे ऐसी गैस है जो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊपन, वो बढ़ाती है। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया राइजोबियम हो गया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, दाल के पौधों में मिलता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होता है। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है, ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जो हम सांस लेते वक्त जो है वो लेते हैं, इसका इनटेक होता है। और फिर हम सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फिर प्लांट्स खाना बनाते हैं और इस तरीके से चीजें होती हैं। ये हो गया ऑक्सीजन का रोल। आर्गन का उतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है एग्जाम के लिए कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस गैसेस, कौन सबसे ज्यादा मात्रा में है, कौन कम मात्रा में है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो लगातार जो है वो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हुआ लगभग 1850 के आसपास, उसके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप में हुआ, भारत में एलपीजी पॉलिसी आई 1990 के आसपास, उसके बाद से लगातार कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार जो है वो उसकी मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे।
और आपको वहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से ये जिम्मेदार है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ऊपर की दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर नॉट वेरिएबल, इनका रेशियो फिक्स है। बट द गैसेस विच आर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब क्या है, दीज आर द माइनर गैसेस एंड दीज आर वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि इनका रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में, और इनके रेशियो के चेंज होने के कारण से क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रेशियो बढ़ रहा है, तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो लगातार आती जा रही है। ओजोन लेयर घटती रहती है, जैसे ओजोन डिप्लीशन के बारे में आपने सुना होगा, ओजोन क्षरण के बारे में। तो ओजोन की लेयर जहाँ पे खत्म हो जाती है, तो वो जब लेयर नहीं रहती तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उन्हें पेनिट्रेट करके अर्थ पे आती हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द अर्थ, बहुत ही खतरनाक है। वो स्किन कैंसर और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसी बहुत सारी चीजें जो है वो इसके कारण से हो सकती हैं। तो ये हो गई आपकी गैसेस के बारे में। अब मैं डिस्कस करता हूं जो अगली चीज मैंने आपको बताई थी, जो थी वो था वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर, वाटर वेपर आपको पता है कि वाटर वेपर जो होता है ये कुल मिलाकर के ये है कि जो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से आता है, मॉइस्चर जो आता है, जो वाटर, वाटर जो हमारा पानी है, टेम्परेचर है, सन से हीट आती है, उसके कारण से क्या होता है, इवेपरेशन होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर आता है। तो वाटर वेपर वही चीज है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर है। अब आप देखोगे कि ये जो वाटर वेपर होती है ये हर जगह पे अलग अलग इसकी मतलब मात्रा हो सकती है। जैसे अगर आप कोल्ड ड्राई एरिया की बात करें तो कोल्ड ड्राई एरिया में वाटर वेपर जो होगी वो बहुत ही कम होगी, लो होगी। लेकिन अगर आप बात करें हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की, मतलब हॉट जो गर्म प्रदेश हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, तो वहां पर वाटर वेपर जो होगी वो हमेशा वाटर वेपर का कंसंट्रेशन जो होगा वो वहां पर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा। तो ये बदलता रहता है। और जो हमारी अर्थ पर टोटल वाटर प्रेजेंट है इसका अराउंड 0.035% हमारे वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपको ये देखना है, वाटर वेपर को भी गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये जो होती है ये भी हीट को ट्रैप करती है। मतलब सन से जो सोलर इंसोलेशन आता है और फिर क्या होती हैं, ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं हमारे, और ये सब जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक सोलर रेडिएशन होता है उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेती हैं। तो एक तरीके से एक लेयर बना करके उसको रोक लेती हैं, और टेम्परेचर जो है वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि वाटर वेपर भी एक रिस्पॉन्सिबल गैस है, किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब अगली जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि पर्टिकुलेट मैटर का क्या रोल है। तो जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है सबसे पहले जो भी ऐसे सूक्ष्म कण विद्यमान है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में। तो सूक्ष्म कण जो विद्यमान है पर्टिकुलेट मैटर, वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। पर्टिकुलेट्स जो प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन के समय बहुत सारी ऐश निकलती है, ऐश का मतलब राख निकलती है, वो जा करके हमारे एटमॉस्फेयर में स्टेबल हो जाती है या रुक जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो वॉल्केनिक ऐश जो होती है, या पॉलन ग्रेन्स होते हैं फूलों वूलों के, या पौधे जब सूख जाते हैं तो उनसे निकलने वाले सूक्ष्म कण, या जो भी फूल जब झड़ते हैं गिरते हैं तो उनसे निकलने वाले कण वो होते हैं, या सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सॉल्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ऐश, ये सब मिल करके पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। एंड दीज पर्टिकुलेट मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। कैसे एटमॉस्फेयर हैं में इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखोगे नीचे से हमारी ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जब भी जो है वो वाटर वेपर विंड के साथ में ऊपर जाती है,
तो वो खूब तेजी से जाती है और एटमॉस्फेयर में जाकर के क्या होती है, ठंडी होती है, इट कूल्स डाउन। और ये कूल्स, जब ये कूलिंग हो जाती है, इसकी ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होने के बाद क्या होता है कि ऊपर ये जो प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलेट पर्टिकुलेट मैटर, ये जो ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं, ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इवेपोरेशन के बाद ये सरफेस, ये पर्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं, दीज पर्टिकुलेट मैटर बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये इसकी आर्द्रता को या वायु की नमी को अपने ऊपर रोक करके कंडेंसेशन करते हैं और इससे ये निर्माण करते हैं किसका, ड्रॉपलेट्स का, रेन ड्रॉप्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये पर्टिकुलेट मैटर का कुछ क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है, जिससे कि प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो मतलब हो पाए, इफेक्टिवली हो पाए। अगर ये नहीं होंगे तो बारिश में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इनका दूसरा रोल क्या है। आप देखते होंगे सुबह शाम बहुत सारे, कभी कभी एटमॉस्फेयर कैसे हो जाता है, हमारा वातावरण ऑरेंज हो जाता है, कभी कभी जो है वो आप देखोगे कि थोड़ा सा येलोइश टाइप का हो जाता है। तो ये जो येलो ऑरेंज इस टाइप का कलर जो बनता हो जाता है एटमॉस्फेयर का, इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के स्कैटरिंग से इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर से, इसके कारण से वेरी चार्मिंग कलर आर सीन इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं। इससे हमारा एटमॉस्फेयर कंपोज्ड है, गैसेस, water vapor and particulate matter, and all these has their important role। पर्टिकुलेट का रोल आपको जरूर से जरूर याद रखना, रोल सभी का याद रखना है, लेकिन पर्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप कई जगह कई बार जो है वो आप उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। तो आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो स्टेबल गैसेस हैं, जिनका रेशियो फिक्स्ड है लगभग, उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, बल्कि जो माइनर एंड वेरिएबल गैसेस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। और इन्हीं के कारण से, इन्हीं तीन चीजों के कारण से, पर्टिकुलेट मैटर, गैसेस और वाटर वेपर के कारण से प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो और तो ये सारी चीजें, ये जो क्लाइमेटिक प्रोसेसेस हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में हीट को बैलेंस करते हैं और इस तरीके से रेगुलेट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ आवर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड, उसकी लेयरिंग क्या क्या है, होमोस्फियर हेट्रोस्फियर का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। इन सारी चीजों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।